हेलो एवरीवन, जुडिशरी विंग्स बाइक अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग टीपीए का एमसीक्यू सीरीज लेके चल रहे हैं, तो आप लोग इसको देखिए, क्योंकि आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे अभी यूपी की भी आने वाली है, बिहार की भी है, साथ ही साथ में आपका राजस्थान भी आ ही चुका है, और जितने भी स्टेट्स के आने वाले हैं जहां भी टीपीए है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सहायता मिलेगी, क्योंकि ऐसा सीरीज़ अभी तक पूरे यूट्यूब कम्युनिटी पे नहीं है। तो प्रयास करिए कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, और हम भी प्रयास करेंगे कि जैसे ही हम लोग टीपीए को पूरा एक जो ये एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, ये जैसे ही ख़त्म होगा तो पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे पास में, मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चंस 1,500-2,000 एक ही वीडियो में, वन शॉट में कराएंगे, ताकि अगर आप लोग एक बार में ही पूरा वीडियो देखना चाहें तो उसका भी आप लोगों को फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप एक बार पढ़िए, फिर उसका जो आंसर है मैं आपको बताता हूं। ये बात कर रहा है प्रोविजंस ऑफ लॉन्गर पीरियड इन द मैटर ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 17। ठीक है। अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन है वो किस में है? सेक्शन 17 में है, या धारा 17 में है। ऑफ टीपीए एक्ट अमाउंट्स टू, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत संपत्ति के संचयन के मामले में लंबे समय के प्रावधान किस समय तक किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए है आपका 18 ईयर्स, ऑप्शन बी है 20 ईयर्स, ऑप्शन सी है 22 ईयर्स, या ऑप्शन डी 25 ईयर्स। आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए कि इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। ठीक है, तो जिन लोगों का ऑप्शन बी है वो बिल्कुल गलत है। जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, 18 ईयर्स। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो एक्यूमुलेशन लॉन्गर पीरियड है इन द मैटर ऑफ एक्यूमुलेशन, वो कितने साल की है? 18 साल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात करता है? अंडर सेक्शन 17 ऑफ टीपीए रिगार्डिंग accumulation of income of any property, the period from the date of the transfer is, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा जो 17 है उसके अधीन अंतरण की तारीख से संपत्ति के आय का संचयन करने की अवधि क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट कर कर बताइए इसका आंसर क्या होगा। 18 साल, 12 साल, या 10 साल, या 16 साल? तो अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये कर चुके हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा 18 ईयर्स, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चंस हम लोग इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और अगर डिफरेंट टाइप्स के नहीं है फिर भी हम लोगों ने उनको रखा है, ताकि अगर आप अपने जब टीपीए के बैरक्स पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, और फिर जब आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको सारी वो चीज़ें मिल जाएंगी। फिर से आपको फिर रिवाइज करने में भी आपको आसानी हो जाएगी, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए प्रयास ये है कि एक ही वीडियो के माध्यम से आपका पूरा का पूरा टीपीए हम लोग अच्छे से कवर कर ले। ठीक है, थोड़ी बोरिंग रहेगी बट अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और चारों के बारे में बताया गया, उनको मिलाना है और बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन किस सेक्शन में है? 17 में है। सही है ये। ठीक है, ये आपका सही हो गया। दूसरा है मॉर्गेजेस पावर्स टू लीज, सेक्शन 65, ये भी सही है आपका। जो बंधक करता होता है उसको जो पट्टा करने की जो शक्ति होती है वो किस में है? सेक्शन 65 ए टीपीए एक्ट का, ये भी सही हो गया आपका। ऑप्शन सी है ट्रांसफर बाय एनी को ओनर, एक सहस्वामी द्वारा अंतरण, किस धारा में बताया गया है? धारा 44 में बताया गया है, सेक्शन 44 में बताया गया है। तो ये भी आपका सही आंसर हो गया। चलिए, तो अब जब ये तीनों सही हैं तो फिर आपका गलत होने का चांस यही है। देख लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ मनी
सेक्शन 120 नहीं, एक्सचेंज ऑफ मनी जो है वो धारा 121 में है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आपका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 17 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 17। अब आप लोग बताएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ जो सेक्शन 17 में कौन सा प्रिंसिपल दिया गया है। आप लोग जल्दी से वीडियो का जो कमेंट है उसमें बताइए। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके पहले जो वीडियो हम लोग किए हैं उसमें भी हम लोग ये प्रश्न कर चुके हैं। तो आप लोग बताइएगा कि जो धारा 17 का जो सिद्धांत है निम्नलिखित में से किन केसेस से रिलेटेड है। बताइए। जो ऑप्शन ए है इसका गिरजेश वर्सेस दाता दीन, या चमरू शाह वर्सेस सोना कुईर, या थेल्यूशन बनाम वुडफोर्ड, या डी नन ऑफ द एबव। तो आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? थेल्यूशन वर्सेस वुडफोर्ड। ये आपका जो सी ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन है, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। शी ऑलवेज करेक्ट होती है। ठीक है, शी ऑलवेज करेक्ट होती है। हम और आप सब गलत हो सकते हैं बट शी ऑलवेज करेक्ट। अगर लाइफ में, जीवन में अगर सुख शांति चाहते हो तो शी को हमेशा सही मानो। चलिए, इन विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट it is provided that rule against property does not apply when the transfer is for benefit of public। बताइए, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में कि किस उपबंध में यह प्रावधानित किया गया है कि जो शाश्वता के विरुद्ध नियम तब लागू नहीं होता जब अंतरण क्या हो? सार्वजनिक। क्या हो? अंतरण जो सार्वजनिक प्रलाभ या लाभ इसको भी बोलते हैं के लिए किया गया हो। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सेक्शन 17 होगा, सेक्शन 18 होगा, सेक्शन 19 होगा, या सेक्शन 20 होगा। तो आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी। बी बी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर, सेक्शन 18। देखिए, अगर शी सही है तो शी अपनी बात को मनवाने के लिए बोलेगी कि नहीं मैं नहीं सही हूं, वी आर मतलब हम दोनों सही हैं, बी सही मतलब वी आर करेक्ट, वी आर राइट, कुछ ऐसा टाइप का अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच सेक्शन क्रिएट्स एक्सेप्शन टू द रिस्ट्रिक्शन इन सेक्शन 14, 16 एंड 17 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। कौन सी धारा है इसमें से जो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 14, 16, 17 में प्रतिबंध के अपवाद का निर्माण करती है? बताइए आप लोग, बताइए। 14, 16, 17 का अपवाद कौन सी धारा करती है? तो एक कॉमन सेंस है, हर जगह लागू मत करिएगा। अगर टीपीए का ये वाला क्वेश्चन आता है, आपको नहीं ध्यान आता है, तो क्या करना है आपको? आप देखिए कि इसमें 14 है, 16 है, 17 है, अब इसमें 15 तो नहीं है, तो 15 आपका सही आंसर क्या होगा? 15 आपका सही आंसर नहीं होगा भाई, 15 सही आंसर नहीं होगा। यही तो मैं चेक कर रहा था। आपका जो सही आंसर होगा सेक्शन 18 होगा, 18। भाई 14, 16, 17 के बाद 18 भी तो आता है, कुछ भी आप लोग बोलने लगते हैं। चलिए इसको मैच कराना है, मतलब बताना है कौन सा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 18 के प्रावधान लोकहित में धर्म के उत्थान, ज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मानवता के फायदे के उद्देश्य में संपत्ति के अंतरण का प्रयोग नहीं होता है। इसको आप लोग क्या पब्लिक, वही जो भी क्वेश्चन आया था, एक्सेप्शन वाला जो क्वेश्चन आया था, अगर कोई चीज ऐसी है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए है, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर,
तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा सही, जल्दी से बताइए। 14, 16, 17, 13, 14, 15 एंड 16। तो देखिए अभी हम लोग कर चुके हैं ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन, तो उसमें क्या क्या था, 14 था, 16 था, 17 था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये एक्सेप्शन की बात कर रहा है कि जो धारा 18 में जो बात की गई है वो कहाँ पर लागू नहीं होगी, तो या यहाँ पर लागू नहीं होगी 14, 16 और 17 में। ठीक है, समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक लाभ हेतु, सार्वजनिक लाभ हेतु संपत्ति का अंतरण किए जाने की दिशा में निम्न में से कौन सा निर्बंधन लागू नहीं होगा, बताइए। रूल अगेंस्ट परपेचुटी, ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेल्योर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, या सी डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन, या डी ऑल ऑफ द एबव। देखिए 14 भी है, 16 भी है, 17 भी है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव ये लागू नहीं होगा। ये कौन सी बात कर रहा है, ये जो सार्वजनिक लाभ हेतु संपत्ति का अंतरण है, ये क्या है, 18 की बात कर रहा है, सेक्शन 18 में कौन सा निर्बंधन लागू नहीं होगा, तो ये तीनों लागू नहीं होंगे। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूल अगेंस्ट परपेचुटी इज नॉट एप्लीकेबल टू अ केस वेयर, शाश्वता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होगा यदि, क्या कैसे नहीं लागू होगा, यदि प्रॉपर्टी क्या है, जनहित के लिए अंतरित की जाती है, या जो प्रॉपर्टी में पीढ़ी दर पीढ़ी हित सृजित किया गया हो, या सी संपत्ति का अंतरण ऐसी अंतिम अंतरिति की आवश्यकता के परे प्रभाव किया गया हो जो अंतरण की तिथि को अस्तित्व में नहीं है, या डी अंतरण द्वारा समाश्रित हित सृजित किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर है वो हो गया ऑप्शन ए आपका, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, रूल अगेंस्ट परपेचुटी कहां पर लागू नहीं होगा, जहां पर क्या हो रहा है, किसी संपत्ति का जो अंतरण हो रहा है वो जनहित के लिए की जा रही है, तो वहां पर ये लागू नहीं होगा। क्या लागू नहीं होगा, रूल अगेंस्ट परपेचुटी, शाश्वता के विरुद्ध जो नियम होता है वो ऐसी संपत्ति पर लागू नहीं होता है जो लोकहित के लिए क्या की जा रही हो, ट्रांसफर की जा रही हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, क्या निहित हित कब्जा प्राप्त करने से पहले अंतरिति की मृत्यु हो जाने से विफल नहीं हो जाता है, सेक्शन 18, सेक्शन 20 या सेक्शन 19 या सेक्शन 21, आप लोग जल्दी से बताइए। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ये बी है भाई, ठीक है, ये हो गया सेक्शन 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेक्शन 19 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, वेस्टेड इंटरेस्ट से, कंटिजेंट से, या फिर एक्यूमुलेशन इंटरेस्ट से, या ऑल ऑफ द एबव से। तो जो आपका सेक्शन 19 है वो किसकी बात कर रहा है, वेस्टेड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, vested interest in property depends on the happening of an event which is, संपत्ति में निहित हित निर्भर करता है कि किसी ऐसी घटना के घटित होने पर क्या है, जो अनिश्चित प्रवृत्ति की है। ऐसी घटना है जो अनिश्चित प्रवृत्ति की है, किस नेचर का है, अनसर्टेन नेचर का है, या बाउंड टू हैपन, निश्चित रूप से क्या है, घटित होने वाली है, या सी ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन नेचर, निश्चित या अनिश्चित दोनों प्रवृत्ति की है, या डी नन ऑफ द एबव। तो जो संपत्ति में हित जो निर्भर करता है वो कैसी घटना पर किस घटना के होने पर निर्भर करता है,
ऐसी घटना के होने पर निर्भर करता है जो घटित होने के लिए क्या है, बाध्य है या निश्चित है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो देख लीजिए कहां पर है, ऑप्शन बी, बाउंड टू हैपन, या निश्चित रूप से घटित होने वाली है। समझ में आया? जब अभी नहीं समझ में आया है तो अभी आपकी प्रॉपर टीपीए की एक सीरीज चलेगी। देखिए अभी हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से चल रहे हैं, फिर उसको बेयर एक्ट के माध्यम से लेके चलेंगे, फिर उसको एकदम समराइज तरीके से ऐसे लेके चलेंगे कि आप का जो प्री का किसी भी स्टेट का एग्जाम हो वो ढंग से हो जाए। मैं गारंटी तो नहीं ले रहा कि हो ही जाएगा आपका, बट अगर टीपीए के प्रश्न आ रहे हैं तो आपका 90% क्वेश्चन आएगा, इसी सब से आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को पूरी तरीके से मतलब छांट के बना रहे हैं। छांटना समझते हैं ना? हाँ वही, मतलब अभी आप जज बन जाएंगे तो आपके पास शादी नहीं हुई है तो तमाम रिश्ते आने लगेंगे। अब रिश्ते कैसे आते हैं, पहले तो फोटो आती थी, है ना, हार्ड कॉपी में फोटो आती थी, बढ़िया वो गुलदस्ते के साथ में ऐसे फोटो वाली, है ना, ऐसे ऐसे गुलदस्ते वाली फोटो। तो उसमें पहले लोग छांटते थे। तो अब थोड़ा अब टेक्नोलॉजी आ गई है, व्हाट्सएप वगैरह है, तो अब आप व्हाट्सएप पे ऐसे छांटेंगे फ़ोटो कि ये वाली फ़ोटो सही है, ये वाली फ़ोटो सही है, ये वाली फ़ोटो सही है ना, छाटेंगे ना। अच्छा, ये सही है, ये सही है, तो उसी को बोलते हैं छांटना। फिर जब आप उसमें से एक चूज लेते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं कि मतलब आपने वहाँ से छांट लिया है। ये लड़का और लड़की दोनों पे लागू होता है, ठीक है। लड़कियां भी छांटती हैं, ऐसा नहीं है, लड़कियां भी छांटती हैं, लड़कियां वैसे भी छांट लेती हैं कि मतलब ऑप्शंस में होते हैं ना कि 5-6 लड़के हैं, तो फिर वैसे वो सबको परखती हैं, मतलब फिजिकली तौर से परखती हैं कि किसका, गलत नहीं भाई, मतलब कि कौन किसका नेचर अच्छा है, सबके साथ मिलना जुलना बैठना घूमना टहलना, फिर उसमें से सेलेक्ट करती हैं। और लड़के क्या होते हैं, वो इमोशन में बह जाते हैं। वो कैसे बहते हैं कि वो बस फोटो देखते हैं और उसी में ही बस उसी में सेलेक्ट कर लेते हैं। उनको नहीं पता है कि उसका नेचर क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा, कुछ नहीं, है ना, मतलब वो बस बह जाते हैं, बस उसी में से छांट लेते हैं। किस्मत आपकी अच्छी है तो अच्छी मिल जाएगी, नहीं तो फिर राम राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू बी in trust for C and directs B to give possession of the property to C when he attains the age of 25। ये बताइए क्या है ये कंटिजेंट इंटरेस्ट है या वेस्टेड इंटरेस्ट है, या कंटिजेंट एंड वेस्टेड दोनों है, या कोई नहीं है? आप लोग इसका आंसर बताइए भाई। तो ये क्या हो गया, ये वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया आपका, ठीक है। ये क्या है, वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया, निहित हित हो गया। अब जब ये हम लोग डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे क्या होता है निहित हित, मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है, कंटिजेंट इंटरेस्ट क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे, अभी वो नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग बस मोटा मोटा ऊपर से समझ लें कि क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस टीपीए में आते हैं। कम से कम आप लोगों को भी तो पता रहे, या आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो टीपीए के अंतर्गत अजन्मा व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका भी जन्म ही नहीं हुआ है, अंतरण पर निहित हित कब अर्जित कर सकता है? ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, या ऑन अटेनिंग 20 ईयर्स ऑफ एज, या आफ्टर मैरिज इफ फीमेल, या डी एज सून एज ही इज बॉर्न। बताइए कब अर्जित कर सकता है? एज सून एज ही बॉर्न। उस देखिए, अर्जित करने के लिए उसके लिए कोई एज नहीं है, बट जब उसको अंतरण करना होगा किसी दूसरे के पक्ष में, तब उसको क्या क्या करना, मतलब किस एज में होना पड़ेगा? एक मतलब जब वो मेजॉरिटी की एज है, जब तक वो पा नहीं लेता है तब तक वो किसी दूसरे के फेवर में ट्रांसफर नहीं कर सकता है। बट अगर कोई उसको ट्रांसफर कर रहा है
तो वो ले सकता है, उसको ग्रहण कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है या अटेन कर सकता है। समझ में आई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट व्हेन कैन अनबॉर्न पर्सन एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ, कब कर सकता है भैया? एक अजन्मा व्यक्ति कब ग्रहण कर सकता है अपने फेवर में जो उसको जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट जो ट्रांसफर हुआ है? तो अभी मैंने बताया कि जैसे ही पैदा होगा, वो पैदा होते ही वो क्या पा जाएगा, पैदा होते ही उसके फेवर में वो ट्रांसफर हो जाएगा जो वेस्टेड इंटरेस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? अजात व्यक्ति, अजात व्यक्ति मतलब अजन्मा व्यक्ति, अनबॉर्न पर्सन के पक्ष में हित सृजित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? कोई अजन्मा व्यक्ति है, अगर उसके फेवर में कुछ ट्रांसफर करना है तो इसमें से क्या आवश्यक है? चलिए बताइए। जीवित व्यक्तियों के पक्ष में जीवनकालीन हित का सृजन, या बी अंतिम जीवनकालीन हित समाप्त हो जाने के पहले अजात व्यक्ति का जन्म लेना, या सी अजात व्यक्ति को आत्यांतिक हित दिया जाना, या डी ऑल ऑफ दी एबव। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, ऑल ऑफ दी एबव। जहां भी ना समझ में आए आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, ए संपत्ति का अंतरण सी हेतु संन्यास न्यास के रूप में बी को करता है, और बी को निर्देश देता है, क्या निर्देश देता है? कि वह संपत्ति का कब्जा सी को तब देगा जब वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले। संपत्ति में सी का जो हित है वो क्या है? कंटिंजेंट है, यहां पर जी लगा लीजिएगा। वेस्टेड है, या नीदर कंटिंजेंट या वेस्टेड है, या पब्लिक इंटरेस्ट है? आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। अभी बात हुई थी कि अगर कोई अजन्मा व्यक्ति है, उसके पक्ष में किसी भी तरीके का कोई ट्रांसफर किया जाता है तो क्या क्या कहा जाएगा? उसको वेस्टेड इंटरेस्ट कहा जाएगा। ठीक है, और इसका ट्रांसफर कैसे होगा? जैसे ही वो अजन्मा व्यक्ति है या जो अनबॉर्न पर्सन है, जैसे ही वो जन्म लेता है, क्या हो जाएगा? वो जो इंटरेस्ट है उस पर ट्रांसफर हो जाएगा, उसको मिल जाएगा। चलिए, संपत्ति में समाश्रित हित निहित हित में परिवर्तित हो जाता है जब अनिश्चित घटना घटित हो जाती हो, या अनिश्चित घटना का घटित होना क्या हो? संभाव्य हो, मतलब या संभावित है, या असंभव हो जाता है, या सी आधि संभाव्य हो जाता है, या डी ऑल ऑफ दी एबव। बताइए क्या हो जाता है? जब इम्पॉसिबल हो जाता है तभी तो ये होगा, जो समाश्रित हित है ये निहित हित में परिवर्तित हो जाता है। अब समाश्रित हित क्या है, निहित हित क्या है? निहित हित तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, समाश्रित हित आपके समझ में नहीं आया होगा, तो अभी आगे आइए, अभी बताते हैं। अभी उस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे तो अभी समझा देंगे, नहीं तो फिर आगे आप लोग पूछेंगे। चलिए, खा को का एक खेत में खा की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करके देता है कि खा और उसके वंशजों के का के पहले मर जाने की सूरत में वह उसे वापस ले सकेगा। का के जीवन काल में खा अपने वंशज छोड़े बिना मर जाता है, क्या का खेत वापस ले सकता है? बताइए। ले सकता है मतलब यस ले सकता है, या नहीं ले सकता है, या सॉरी, या जो शर्त दी गई है वो शून्य है, या डी और नन ऑफ दी एबव। बताइए। तो खेत वापस ले सकता है, हाँ, इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का क्या कर रहा है? खा के जीवन भर के लिए संपत्ति का अंतरण करता है,
और उसके बाद गा एवं घा उनके उत्तरजीवियों के बीच जो बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। गा खा के जीवित रहते ही मर जाता है, खा की मृत्यु के बाद संपत्ति किसको जाएगी? घा को जाएगी। घा एवं गा दोनों उत्तरजीवियों को जाएगी। या जीवित रहने के दौरान गा की मृत्यु हो जाने से अंतरण शून्य हो जाता है। या डी नन ऑफ दी एबव। बताइए संपत्ति किसको जाएगी? संपत्ति किसको जाएगी? घा को जाएगी। शैल पास टू डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? ए गिव्स 500 टू बी ऑन कंडीशन दैट बी शैल मैरी। देखिए ये इंपॉर्टेंट एक शब्द है। बी शैल मैरी एज डॉटर जी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। जी वॉज डेड। द ट्रांसफर इज वायर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें किसकी बात की गई है? शर्त की बात की गई है। ठीक है, कंडीशनल मतलब एक तरीके का क्या है? कंडीशनल ट्रांसफर है। अब हम लोग जब पहला लेक्चर नहीं दूसरा, हम लोग जब पार्ट दूसरा पढ़े थे तो कंडीशनल ट्रांसफर पढ़े थे, किस सेक्शन में है। ठीक है, तो किस धारा में क्या है? शून्य है, ये बताइए। तो जो धारा 25 है इसके अंतर्गत, तो ये आपका सही आंसर है। देखिए टीपीए एक टाइम पे मुझे भी बहुत टफ लगती थी, लेकिन बाद में बहुत अच्छी लगने लगी। देखो कोई अच्छा बुरा नहीं होता, कोई बहुत भी बुरा है उसको भी आप क्या दोगे? टाइम दोगे, उसको भी आप समय दोगे, तो क्या होगा कि वो भी आपको अच्छी लगने लगेगी और आप भी उसको अच्छे लगने लगोगे। ठीक है, तो समय देने की बात होती है। अब कोई ये बोले कि मुझे समझ में आ जाती है, तो नहीं, कभी समझने की कोशिश मत करना। बस ये रहना चाहिए कि आप उसको अच्छे लगने लगे, है ना। बस समझने की कोशिश मत करिए। अगर समझने और समझाने के फेर में पड़े तो जीवन में जो करेला बोया जाएगा ना, जिंदगी भर याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बात कर रहा है मतलब ए एक फॉर्म बी को पट्टे पर इस शर्त, ठीक है, शर्त की बात आ गई है, पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील चलेगा। संपत्ति अंतरण किस धारा के अंतर्गत? ये शून्य कंडीशनल ट्रांसफर की बात है। आंख बंद करके मार दीजिए। क्या मारेंगे? किसको मारना है? सेक्शन 25 है ना, कंडीशनल ट्रांसफर। देखिए बोर मत होइए, मजा लेते रहिए, जीवन यही है। चलिए बताइए। सेक्शन 25 ऑफ टीपीए डील्स विथ, किससे डील करता है सेक्शन 25 टीपीए का? जल्दी से बताइए। किससे करता है? कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट बोथ। ठीक है, समझ में आया? चलिए, खा को का कोई खेत पट्टे पर इस शर्त पर देता है कि खा 1 घंटे में 100 मील पैदल चल लेगा। क्या है ये? अनलॉफुल है, वायर्ड है, वायर्डेबल है, लॉफुल बट कंडीशन इज वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए भाई। शून्य होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग किए थे उसमें यही था, है ना, सेम क्वेश्चन था। उसमें क्वेश्चन में ही वायर्ड दे दिया था, सेक्शन पूछा था। अब इसमें अगर ये पूछ लिया जाए कि ये किस सेक्शन के अंतर्गत वायर्ड होगा, तो टीपीए का जो सेक्शन 25 है उसके अंतर्गत वायर्ड होगा। ठीक है, और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो ऊपर वाला जो इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन है, जब आप टीपीए का सेक्शन 25 पढ़ेंगे तो ये इलस्ट्रेशन में मिलेगा। अब पूछा जाए कि ये इलस्ट्रेशन किसका है, तो ये इलस्ट्रेशन 26 का क्यों होगा भाई? 25 का ही होगा। अभी जब धारा 25 पढ़ रहे हैं तो धारा 25 का होगा। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपीए की निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं में स्पष्ट है कि विधि हित के निहित होने के पक्ष में है तथा हित के निहित होने के
विरोध में है? जल्दी से बताइए आप लोग, बताइए। सेक्शन 27 एंड 28, सेक्शन 30 एंड 31, एंड सी 32 एंड 33, एंड डी सेक्शन 26 एंड 29। तो ये आपका सही आंसर है, डी 26 और 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पूर्ववर्ती शर्त पर किसी किसी पूर्ववर्ती शर्त पर निर्भर अंतरण की दशा में अंतरण प्रभावी होता है जब शर्तों का क्या हो? भागतः अनुपालन किया गया हो, पार्शियली फुलफिल्ड, या स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड, या सी सब्सटेंशियली फुलफिल्ड, या डी होली फुलफिल्ड, पूर्णतः अनुपालन किया गया हो। बताइए। किसी पूर्ववर्ती शर्त पर निर्भर अंतरण की दशा में अंतरण प्रभावी होता है जब क्या हो? शर्तों का क्या हो? सब्सिक्वेंटली क्या हो? फुलफिल्ड हो। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का, यहां पर देखिए भाई, का यहां पर का है, का 5,000 रुपए खा को इस शर्त पर अंतरित करता है। ये क्या शर्त है? कि वह गा, घा और अंगा यानी सी, डी और ई के सहमति से विवाह करेगा। खा विवाह, गा, घा और अंगा यानी ई की सहमति के बिना कर लेता है, किंतु विवाह के पश्चात उसकी सहमति प्राप्त कर लेता है। क्या खा ने शर्त पूरी की है? शर्त कब की थी? शर्त पूरी करने की बात कब थी? शर्त पूरी करने की बात थी कि तीनों लोगों से आप, मतलब सी, डी और ई से पूछ के आप शादी करेंगे सहमति लेके। बट आप शादी करके, मान लीजिए कि आप आए बाहर पढ़ने, नहीं ये ज्यादा पर्सनल हो जाएगा है ना, चलिए कोई बात नहीं। आप बाहर आए पढ़ने और मान लीजिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई छैल छबीली मिल गई आपको और पसंद आ गई आपको, और आप, घर वाले आपको बोले थे कि भैया देखो जा रहे हो पढ़ने, पढ़ना लिखना, अपने मन से शादी मत कर लेना, शादी मतलब हम लोग अपनी मर्जी से करेंगे। और आप यहाँ पे छैल छबीली एक पसंद आई, आप 2-4 बार कंपनी बाग गए और उसके बाद में आप शादी कर लिए। अब उसके बाद शादी करके आप घर लेके गए और फिर घर ले जाके सबसे मिलवाते हैं कि ये मिलिए मेरी पत्नी से, है ना, गांव भर में मिलवाते हैं, आप पूरा गांव का दर्शन करवाते हैं। तो जो आपके घर वालों ने जो आपको शर्त दी थी, क्या आपने वो शर्त पूरी की? बाद में आपके घर वाले मान जाते हैं, देखो मान जाते हैं, सबके घर वाले मान जाते हैं, ठीक है। तो क्या आपने शर्त पूरी की? बताइए। ऐसे कॉमन सेंस से आंसर करिए, अभी देखेंगे गलत है क्या सही है। बताइए, हाँ है, नहीं है, क्या है? भाई शर्त तो पूरी ही नहीं हुई। शर्त पूरी करने की बात थी कि आप शादी के पहले पूछते, है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत का 5,000 रुपए खा को इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह घा की स्वीकृति से शादी करेगा, ठीक है। गा, घा और चा की स्वीकृति से शादी करेगा। चा की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? मान लीजिए कि 3 आदमी से कहा गया था कि आप सहमति ले गए, उसमें से एक की मृत्यु हो जाती है। खा, गा और घा की सहमति से विवाह कर लेता है। तो बताइए ये शादी क्या है? वैध है, अवैध है, या शून्यकर्णी है, या विवाह ही शून्य है? बताइए। भाई वैलिड है, क्योंकि अब 3 लोगों से आपको पूछना था, सहमति लेनी थी, जिसमें से एक लोग टपक गए, बाकी बचे 2 लोग, तो दोनों लोगों से आप सहमति ले ली, तो माना जाएगा कि आपने उनसे भी सहमति ले ली थी। मतलब जब वो है ही नहीं है तो 2 ही लोग बचे हैं, तो दोनों से आपने सहमति ले ली, तो आपकी शादी क्या हो गई? वैध हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आ, ए, इसको आ को ए भी पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, थोड़ा हिंदी इंग्लिश का भी है, आप लोग देखते रहिए, क्योंकि दोनों में है। प्रयास यही है कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी दिक्कत ना हो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी दिक्कत ना हो।
उसके बाद भी कुछ लोग आते हैं गाली गलौज करते हैं, भैया आपको बहुत बहुत प्रणाम। चलिए, आ इस शर्त पर कि आ की मृत्यु के पश्चात बी, बी क्या 3 माह के भीतर अमुक पट्टा निष्पादित कर देगा बी को, और यदि वह ऐसा करने में उपेक्षा करे तो सी को 5,000 रुपये अंतरित करता है। ए के जीवन काल में बी की मृत्यु हो जाती है। सी के विधिक अधिकार का विनिश्चय करने के लिए संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की कौन सी धारा लागू होगी? बताइए, 29, 26, 25, 27, बताइए। तो इसमें जो धारा लागू होगी वो टीपीए की धारा 27 लागू होगी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ टीपीए? आप लोग जल्दी से बताइए कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन है ये टीपीए की किस धारा में दिया गया है? ये धारा 27 में दिया गया है, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन से मिलता जुलता क्या है? एक्यूमुलेशन का भी है, तो वो किस में है? धारा 17 में है। ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन 27 में है, एक्यूमुलेशन 17 में है, और डॉक्ट्रिन ऑफ सॉरी रूल अगेंस्ट परपेचुइटी किस में है? 14 में है। ऐसे करके एक एक सारी डॉक्ट्रिन आप लोगों को याद हो जाएगी। चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन कहां पर है? धारा 27 में है। फिर से सेम क्वेश्चन था। चलिए, एक्स एक्स क्या करता है? वाई से शादी करता है। एक्स वाई से शादी करता है, परंतु यदि वाई एक्स के जीवन काल में मर जाती है। ऐसा लग रहा है कि अलजेब्रा पढ़ रहे हैं हमने हम लोग। हाँ, तो टीपीए है, अलजेब्रा की तरह ही है, समझ में नहीं आती है, बस वही है, समझना नहीं है। समझेंगे तो निपट जाएंगे, निपुर जाएंगे। चलिए, एक्स के जीवन काल में एक्स की मृत्यु नहीं होती है, परंतु यदि वाई एक्स के जीवन काल में मर जाती है तो वह संपत्ति वाई को अंतरित कर देगा, सॉरी जेड को कर देगा, जेड को अंतरित कर देगा। एक्स और वाई दोनों एक साथ ऐसी परिस्थितियों में मर जाते हैं कि यह साबित करना असंभव हो जाता है कि उससे पहले मरी, कि वह उससे पहले मरी। जेड के पक्ष में उत्तर संपत्ति का व्ययन, थोड़ा टफ लग रहा है ना, थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो समझ में आएगा। एक्स मैरीज टू वाई, बट इन केस शी डाइज इन हिज लाइफ टाइम he would transfer the property to Z. X and Y while placed together under circumstances which make it impossible to prove that she died before him. The disposal of the property in favor of Z. समझ में आया? नहीं समझ में आया तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, और समझ में आ गया तो पढ़ के आंसर करिए। बताइए क्या सही ऑप्शन होगा इसमें से? डज नॉट टेक इफेक्ट, या टेक इफेक्ट, या डिस्पोजिशन इज सब्जेक्ट टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, या डी नन ऑफ द एबव? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डज नॉट टेक एनी इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर मर भी जाती है तो भी। चलिए, एक फॉर्म बी को उसके जीवन पर्यंत के लिए इस उपबंध के साथ अंतरित करता है कि यदि खा ने या बी ने अमुक जंगल काटा तो अंतरण का प्रभाव का अंत हो जाएगा। बी जंगल काट डालता है, फॉर्म उसके आजीवन हित पर क्या प्रभाव होगा? बताइए, उसके आजीवन हित पर क्या प्रभाव होगा? भाई फॉर्म को क्या करेगा? भाई यहां पे शर्त ही थी कि अगर आप जंगल काट देते हैं तो जो फार्म आपको ट्रांसफर हुआ था क्या मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, तो वो खो देगा उस फॉर्म को। ये सही आंसर हो गया। देखो, टीपीए बहुत ऐसा नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिल लगाने की जरूरत है। टीपीए से दिल लगाइए, टीपीए आपको समझ में तो नहीं आएगी, बस टीपीए आपको पसंद कर लेगी।
और जब टीपीए आपको पसंद कर ली तो फिर आप एक प्रश्न आपका टीपीए का गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर दिल लगाइए, तुरंत इस प्रश्न में दिल लगाएंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत वही खुद आंसर कर देगी कि भैया ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए बताइए, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और जल्दी से बताइए कि इसमें से निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जल्दी से बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन बी सही है। आप लोग एक बार पूरा पढ़िएगा इसको रोक के। चलिए, टीपीए की धारा 30, टीपीए की धारा 30 के अधीन यदि क्या है, परतर व्ययन विद्यमान ना हो तो पूर्विक व्ययन पर उसका क्या प्रभाव होगा। अंडर सेक्शन 30 ऑफ टीपीए, इफ द अल्टीरियर डिस्पोजिशन इज नॉट वैलिड, द प्रायर डिस्पोजिशन इज, क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, अफेक्टेड बाय इट, नॉट इफेक्टेड बाय इट, या पार्टली इफेक्टेड, या डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नॉट इफेक्टेड बाय इट, जो क्या होगा, जो परतर व्ययन होगा कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपका किस धारा में है, सेक्शन 30 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ टीपीए प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन टेकिंग द बेनिफिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मस्ट ऑल्सो बियर द बर्डन। संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित उपबंधों में से किस एक में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी लिखत, लिखत किसको बोलते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज को बोलते हैं, का लाभ उठाना चाहता है तो उस पर लगे अधिभार, अधिभार को वह वहन करना पड़ेगा। निर्वाचन हेतु क्या प्रविंजना शामिल है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करिए आप लोग, बताइए क्या सही होगा, सेक्शन 35 के, सेक्शन 34, सेक्शन 33 या सेक्शन 32। तो जो आपका सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी, सेक्शन 33। सेक्शन 33 आपका सही आंसर हो गया है। कोई डाउट, कोई डाउट तो नहीं है मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ टीपीए द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन हैज बीन डिस्क्राइब्ड। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन किसमें बताया गया है, धारा 13, धारा 14, धारा 35, धारा 36। आंख बंद करके धारा 35 मार दीजिए, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर, बताइए। जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की बात की गई है टीपीए के किस धारा में बात की गई है, और मतलब पूछा गया है, सॉरी इसमें टीपीए नहीं, इसमें सब है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14, या कंपनीज एक्ट का सेक्शन 56, या टीपीए का सेक्शन 35, या एसआरए का सेक्शन 27। तो जो आपका बात किया गया है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक्ट है, उसका जो धारा 35 है, सेक्शन 35 है, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन या निर्वाचन के अधिकार की बात की गई है, निर्वाचन के सिद्धांत की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन 35 ऑफ द टीपीए इज एप्लीकेबल टू, किस पर लागू होती है, क्या धारा 35 किस पर लागू होती है, चल संपत्ति पर, अचल संपत्ति पर, या सभी प्रकार की संपत्ति पर, या डी ऑल ऑफ दी एबव। तो देखिए सॉरी, जो टीपीए है उसका जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है या सेक्शन जो 35 है वो चल संपत्ति पर भी लागू होती है, वो अचल संपत्ति पर भी लागू होती है, वह
एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी पर लागू होती है, अर्थात सभी प्रकार की संपत्तियों पर लागू होती है। तो जो आपका ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव, ये सही ऑप्शन है आपका। समझ में आया? नहीं समझ में आया है तो बताइए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि संपत्ति का स्वामी अंतरण से विसम्मत होने का निर्वाचन करता है तो निराश अंतरिति प्रतिकर पाने का अधिकार रखता है। कब रखता है? जब अंतरण अनुग्राहिक है तथा निर्वाचन के पूर्व अंतरक मर जाता है, या द ट्रांसफर इज ग्रेशियस एंड द ट्रांसफरर becomes incapable of making of fresh transfer before the election, या सी the transfer must be for consideration, या डी all of the above। बताइए। इसको अच्छे से मैं बताऊंगा जब हम लोग इसको फुल मतलब जब हम लोग इसको अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे तब। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, और ये जो प्रश्न है ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बट इसका आंसर ही अभी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सारा कुछ होता है यहाँ पर, आप आंसर डी आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बात कर रहा है। अ मैन इज नॉट अलाउड टू क्या अप्रोवेट एंड रिप्रोवेट एट द सेम टाइम। दिस रूल प्रोवाइड्स बाय द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसी व्यक्ति को एक ही समय में अनुमोदन एवं अस्वीकार करना अनुमन्य नहीं होता है। जैसे कि क्या कहा जाता है, एक कहा जाता है ना कि मीठा मीठा क्या गप गप और तीखा तीखा थू थू, ऐसा वाला ना। कुछ लोग होते नहीं है कि बस वो अपने अपने मन की बात को सुनते हैं। मतलब जैसे आप बोलेंगे कि घूमने चलते हैं बनारस, तो कहेंगे ठीक है, और फिर आप बोलेंगे कि वहां पे हम लोग पूरा घाट वाट घूमेंगे, कहेंगे नहीं नहीं नहीं। तो क्या कहा जाता है उसको? मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा थू थू। ये वही बात है कि मतलब एक ही समय पे आप दोहरे चरित्र को आप क्या कर सकते हैं, नहीं मतलब नहीं दिखा सकते, ऐसा अनुमन्य नहीं है। मतलब होते नहीं कुछ लोग दोगले टाइप के, होते हैं ना दोगले टाइप के, तो वो उन्हीं की बात कर रहा है। बताइए। तो जो दोगले टाइप के लोग हैं उनकी बात कहाँ किसमें की गई है? डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग ग्रांट स्टॉपल, या डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, या सी डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, या डी रूल ऑफ रिडीम अप एंड फोरक्लोजर डाउन। बताइए 42 का आंसर करिए। अरे भाई डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन का सिद्धांत, वही तो बात कर रहा है दोगले लोगों की। अब याद आ गया ना? ऐसे मत बोल दीजिएगा किसी को, गलत शब्द होता है। चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कम्स अंडर चैप्टर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। किस चैप्टर में आता है? आप लोग जल्दी से बता दीजिए, बिना कुछ सोचे समझे, जल्दी से बताइए। चैप्टर 2। चलिए चूज करना, क्या चूज करना? द चूजिंग बिटवीन टू राइट्स वेयर देयर इज अ क्लियर इंटेंशन दैट बोथ वर नॉट इंटेंडेड टू बी इंजॉयड इज नोन। दो अधिकारों में से चुनना जहां यह स्पष्ट आशय हो कि दोनों का उपभोग आशयित नहीं था, क्या कहलाता है? अभी जो बात की गई थी वही तो है। अभी जो बात की गई थी कि मीठा मीठा गप गप तीखा तीखा थू थू, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की बात कर रहा है कि जो दो अधिकारों में से चुनना जहां स्पष्ट आशय हो कि दोनों का उपभोग आशयित नहीं था, मतलब दोनों का उपभोग आप नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में आप कौन सा डॉक्ट्रिन लगेगा? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। किस सेक्शन में? टीपीए का जो धारा 35 है या सेक्शन 35 है उसके अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन के सिद्धांत का आवश्यक तत्व है? बताइए। अनऑथराइज्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, या बी अ ट्रांजैक्शन,
या सी एक प्रॉफिट होना, मतलब प्रॉफिट गिफ्ट होना चाहिए, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। द फाउंडेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन अंडर द टीपीए is that a person taking a benefit of an instrument must not be bear the burden is the not subject matter in election, या सी must bear the burden, या डी none of the above। तो क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, must bear the burden। सारी चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आप शादी विवाह कर लेते हैं तो बच्चों का खर्चा वर्चा सब आपको देना पड़ेगा। तलाक हो जाएगा तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आपकी पत्नी एलिमनाई भी लेके जाएगी, चाहे आप दहेज लिए हो या ना लिए हो। सॉरी, एलिमनी, एलिमनी समझते हैं ना? एलिमनी क्या होता है? जैसे एलिमनी वो चीज होती है जब कोई लड़का शादी करने जाता है तो कहा जाता है लड़के दहेज लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, लड़के दहेज मतलब लेते हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेते हैं। लेकिन जो लड़के दहेज भी नहीं लेते हैं, जब उनका भी डिवोर्स होता है तो एलिमनी में एक अच्छा अमाउंट लिया जाता है, 50 लाख, 100 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, डिफरेंट टाइप के। जैसे अभी अजवेंद्र चहल हैं तो उन्होंने अभी एलिमनी में 60 करोड़ पे उनका फिट हुआ है। उसके बाद मेंटेनेंस भी देना होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आदमी शादी के दौरान दहेज नहीं लेता है, जब उसका डिवोर्स हो जाएगा तो उसको मेंटेनेंस और एलिमनी नहीं देना पड़ेगा, उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ लड़के ही दहेज नहीं लेते, शादी के बाद औरतें भी दहेज लेती हैं। किससे लेती हैं? लड़कों से लेती हैं या आदमियों से लेती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से जो सही है वो हमको चूज करना है। क्या है? अंडर द इंडियन लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एम्स एट कंसिडरेशन, बी अंडर इंग्लिश लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एम्स टू फॉरफीचर ऑफ कॉन्सिफिकेशन, या सी बोथ ए एंड बी करेक्ट है, या डी नन ऑफ दी एबव। बताइए। तो दोनों गलत हैं, नीदर ए नॉर बी इज करेक्ट, तो दोनों गलत हैं। ठीक है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए, कूपर वर्सेस कूपर, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। कूपर वर्सेस कूपर हमेशा आता रहता है, कूपर वर्सेस हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आता है कूपर वर्सेस कूपर का। बताइए, कूपर वर्सेस कूपर किससे संबंधित है? अरे यार, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन से संबंधित नहीं है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोहम्मद अफजल वर्सेस गुलाम कासिम का जो केस है वो किससे संबंधित है? रूल अगेंस्ट परपेचुटी, इक्विटी फॉर रिडेम्पशन, या डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, या डी ऑल ऑफ दी एबव। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन से संबंधित है। किसका? मोहम्मद अफजल वर्सेस गुलाम कासिम का। तो आज का वीडियो यहीं तक है, इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से हम लोग कल फिर एक नए सेशन में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो आपका ये टीपी है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप क्या करिए कि ये वीडियो उन सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन लाइए, थोड़ी और ऊर्जा के साथ में हम लोग आए आपके बीच में, और भी जो क्लासेस चल रही हैं, मतलब जो चले, उनको हम लोग और अच्छे से चलाने का प्रयास करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।